हाँ भाई प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक हैं? 3 अध्याय तुम्हारे हो गए हैं, लेकिन सरकार ने, बोर्ड ने अब पहला चैप्टर खत्म कर दिया है। वो तुम्हें नहीं पढ़ना है, कोर्स में नहीं है। इसलिए आज आपको हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कार्यक्रम प्रोग्राम चैप्टर है, ये कार्यक्रम है एक प्रकार का सरकार का जैसा। इसमें बहुत ही जनरल नॉलेज की बातें भी, और एक तरीके से कह सकते हैं आप कि व्यवहारिक दृष्टिकोण की बातें जो समाज में रहने वाले प्राणियों को अपनानी चाहिए, वो सब इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इसमें जो है क्या है कि सामान्य तौर पर आप देख रहे हैं जनन स्वास्थ्य या स्वस्थ जनन अंग, ठीक है, जिनके सामान्य क्रियाकलाप हों, जनन स्वास्थ्य के परिचायक, मतलब इनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, अगर वो ठीक हैं तो वो कराएंगे रिप्रोडक्टिवली ठीक, फिट हैं। जनन तंत्र की संरचना और कार्य का अध्ययन तभी अधिक उपयोगी हो सकता है, आप समझ लें, जब इनके व जनन स्वास्थ्य की प्रारंभिक जानकारी हो। ठीक है? जनन स्वास्थ्य को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य, मतलब ब्रॉड तरीके से व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। जनन स्वास्थ्य से अनेक भावनात्मक व सामाजिक पहलू जुड़े होते हैं। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? तो ये जो लिखा हुआ है WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको मालूम है एक बहुत बड़ी वर्ल्ड लेवल की संस्था है, जिसके अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारगत और सामाजिक आदि की पूर्ण सकुशलता की स्थिति ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। परिभाषा लिखी हुई है, आप देख रहे हैं पूरी। ठीक है? जनन स्वास्थ्य का ये स्टेटमेंट है, मतलब WHO का ये स्टेटमेंट है। ये तो क्या कहता है ये? ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज माना जाता है जिसके सभी सदस्यों में जनन अंग शारीरिक व कार्यकी यानी फिजियोलॉजिकली रूप से स्वस्थ और समान हो। समाज के लोगों की भावनाएं व परस्पर व्यवहार इस चीज का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य समझ लीजिए आप। सभी परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ लोग यानी कि जिम्मेदारीपूर्ण, संतोषप्रद, सुरक्षित यौन जीवन के अधिकारी बने, यही जनन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मतलब सभी परिवेश यानी जितने समाज में जितने भी मतलब लोग रहते हैं, अलग अलग मान्यताओं वाले, हर एक का अल्टीमेट जो लक्ष्य होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि एक जिम्मेदार हों, संतोषप्रद हों, बेबड़ाते नहीं रहें, सुरक्षित यौन कार्य यौन जीवन व्यतीत करें, और उसी के द्वारा स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। ठीक है? इसके प्रति जागरूक होना, शिक्षित रहना, ऐसा समाज बनाना जो कारगर, सुरक्षित, जन्म नियंत्रण उपायों व जननिक स्वास्थ्य सेवाओं से परिचित हो। ठीक?
अब इसमें जो आप देख रहे हैं जनन स्वास्थ्य ब्लू कलर से हुआ, ये जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीति। तो ये इसकी जो नीचे लिखी हुई है पॉइंट से हुए वो इसी के अंदर आते हैं, आप देख रहे हैं ध्यान से। पहली बात लिखी हुई है जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति। इसमें क्या होता है, जनन लोगों में जनन व उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना व उसकी जानकारी देना। जैसे भारत एक विशाल देश है, ठीक है, इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अशिक्षा भी है, अंधविश्वास भी है, रूढ़िवादी भी हैं, यानी कि ढकोसलेबाजी जिसे कहते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जनन स्वास्थ्य जो है उनकी उद्देश्यों की प्राप्ति को मुश्किल से प्राप्त किया गया है। फिर भी सफलताएं मिली है, लेकिन अभी भी प्रयास जारी हैं। ये नहीं कि आपने इसको लक्ष्य को प्राप्त कर लिया कि हमारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं। क्या क्या समस्याएं होती हैं देश में? सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के कारण यौन संबंधी बात करना सही नहीं माना जाता है। समझ रहे हो? अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, कहते हैं ऐसे कोई बात कर रहा हो तो नहीं भाई, गलत बात मत करो, गंदी बातें करते हैं, होती नहीं होती हैं। तो ये बातें हैं, देश में सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के कारण यौन संबंधी बात करना सही नहीं माना जाता है, जिससे अनेक लोगों की यौन विषयक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है और वे नीम हकीमों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये बात महसूस की होगी, गांव देहात में अक्सर ऐसी होता है, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है। आपको मालूम है कि अगर किसी देश की आबादी नियंत्रण है तो वहां पर पाए जाने वाले जो प्राकृतिक साधन हैं, स्रोत हैं, उनका उपयोग हर एक को प्रॉपर तरीके से करने को मिल जाएगा। अब देख लो, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है, लेकिन अब अगर मान लीजिए उसकी खपत कम हो जाए तो सस्ता मिलेगा। अब खपत ज्यादा है और उत्पादन कम है तो उसकी लागत पूर्ति करने के लिए महंगी पड़ती है, तो उसकी उपलब्धता भी महंगी है, ठीक है। किशोरों में लैंगिक विषयों की जिज्ञासा बहुत ही प्रबल होती है। आप समझते हैं जैसे जो आपकी एज है, आपकी एज के आसपास के जो आपसे पहले 8 के बाद जो एज आती है, 8, 9, 10, 11, 12 ये आती है, वो बड़ी जो है क्यूरियोसिटी वाली होती है इस मामले में। लेकिन इन्हें यौन शिक्षा से वंचित रखा जाता है, जिससे इनके समस्याओं को इनमें अनेक समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती हैं। लोगों में जनन अंगों की संरचना व कार्य जानकारी का अभाव होता है। मतलब लोग जो होते हैं, जनन अंग होते कैसे हैं, कैसी रचना होती है, कैसे कार्य करते हैं, इसकी जानकारी नहीं होती है, ठीक है। यौन संचरित रोग जैसे समाज जो होते हैं में जो है वो अधिक भ्रांति उत्पन्न करते हैं। क्या मतलब है? यौन संचरित रोग से संबंधित समाज में अनेक भ्रांतियां हैं, इसकी सही जानकारी का अभाव होता है। कि मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, जिनकी वजह से लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया भरी बातें होती हैं। महावारी समय ऐसा होता है कि वैसा होता है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा वहां नहीं आना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ये बात होती है, हर तरह की बात होती है। अब जो बात है, तो इस तरह की बातों को एक नेचुरल प्रक्रिया है, तो इसमें कोई दोष थोड़ी नहीं है, लेकिन भाई सामाजिक रूढ़ियां हैं तो उसको मानना पड़ता है। कन्या भ्रूण हत्या, आपको मालूम है कि ये बहुत ही प्रचलित समस्या है कि लड़के की चाहत में अगर मान लीजिए अल्ट्रासाउंड करा लिया, गर्भवती महिला के अंदर जो है पलने वाला भ्रूण मादा है तो उसकी हत्या करवा दी, बहुत ही गलत बात है। अवैध लिंग परीक्षण नहीं करना चाहिए, ये रोक लगी हुई है। गर्भ निरोधक जानकारी का अभाव, मतलब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, मान लीजिए वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरी नहीं है कि मतलब जो है शिशु जन्म होना आवश्यक है, लेकिन किसी वजह से तो उसके लिए क्या होता है कि व्यक्ति जो होते हैं, जो जोड़े होते हैं, मतलब वैवाहिक जोड़े होते हैं, वो इस तरह की प्रिकॉशन लें कि अपना वैवाहिक जीवन तो यापन करें लेकिन संतान उत्पन्न ना हो। शिशुओं को पर्याप्त
समय तक स्तनपान संबंधी जानकारी का अभाव। अब इसमें क्या है कि जो महिलाएं होती हैं शिशु जन्म देने के बाद कुछ दूध स्तनपान कराती है, कुछ नहीं कराती हैं। अब इसमें भी भ्रांतियां होती हैं इसमें, मतलब जबकि वह जरूरी है, स्तनपान 6 माह तक कराना अनिवार्य है। उससे जच्चा और बच्चा यानी कि माता और उसकी संतान दोनों को ही लाभ है। गर्भधारण काल में मां को पोषक पदार्थों की कमी मतलब जो है नहीं होनी चाहिए। जब जब जितने दिन वो प्रेग्नेंट रहती है तो उस समय खास तौर से जो है मतलब अच्छे पोषण वाला खाना उसको मिलना चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और विटामिन न्यूट्रिशन वाला हो, ताकि बच्चा जो है वो स्वस्थ हो और उसका भी शरीर स्वस्थ रहे। बाल विवाह। अब बाल विवाह क्या है? बाल विवाह आपको मालूम है एक सामाजिक कुरीति है कि जब तक व्यक्ति का शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो जाए तो उसे संतान पैदा करने से रोकना चाहिए। तो उसके लिए जैसे बाल्य विवाह करा दिया गया। बाल विवाह कराने के बाद जब कहना चाहिए लड़का लड़की कहना चाहिए जीवन यापन करेंगे वैवाहिक जीवन, तो हो सकता है कि इस तरह की समस्या या इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए कि वो संतान उत्पन्न करें, और जबकि उस समय शरीर कमजोर होता है, कच्चा होता है, वो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है। एक मतलब बाल्य किशोरी जो है अगर उसको वो गर्भवती होती है तो उसका शरीर इस लायक नहीं होता है कि वो 9 माह तक किसी भी नवजात शिशु या भ्रूण को अपने शरीर में पालन पोषण तक कर सके। ठीक है। फिर जन्म के बाद की देखभाल करना, ये बहुत किसी कमी होती है कि जन्म के बाद बच्चे की देखभाल नहीं करते हैं। सामाजिक उत्पीड़न, यौन अपराध, लड़का लड़की में भेद, ये सब बातें जो है बहुत खराब है। अधिक शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, ये क्या है? अब जैसे जैसे मतलब मेडिकल साइंस नई वो कर रही है, रिसर्च कर रही है, तो अब जो है मृत्यु दर कम होती जा रही है और जन्म दर बढ़ती जा रही है, जिससे कि सभी चीजों का बैलेंस रेशियो बिगड़ रहा है। बांझपन में चिकित्सीय सहायता की कमी। अब जैसे कि आपको मालूम है कि बांझपन क्या होता है? स्टेराइल मेल या फीमेल, मान लीजिए किसी के अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है या गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे की वजह से कई भ्रांतियां, कई कुरीतियां, कई बुराइयां, कई मतभेद तमाम की बातें उत्पन्न होती हैं, जो कि एक काउंसलिंग का एस्पेक्ट है। काउंसलिंग अगर प्रॉपरली हो जाती है तो ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। लोग शर्म के मारे, झेल के मारे अपनी बात को शेयर नहीं करते हैं, ये है मतलब एक चीज। अब जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है सरकार ने कई कार्यक्रम किए। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में 1951 में लागू हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर इसको चेंज करके करा गया परिवार कल्याण कार्यक्रम के बाद जो है इसमें क्या काम हुआ कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई, व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम हुआ और व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम बनाया गया, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बनाया गया। ये सब चीजें जो है वो धीरे धीरे आप इसमें देख रहे हैं। जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के लक्ष्य क्या होते हैं? जो नंबर ये हुआ है हरे वाले पे, ये हुआ है, ये देखिए आप। ठीक है। इसमें क्या है? शिशु और मां के स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये जो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड केयर प्रोग्राम, जो कि परिवार कल्याण का एक मॉडिफाइड रूप है। अब परिवार कल्याण नहीं है, अब है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो शिशु और मां के स्वास्थ्य देखभाल करना, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी करना, जनसंख्या नियंत्रण, और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्न तरीके से जो हमने उपाय किए थे, जैसे कि अनचाहे गर्भधारण का प्रबंधन, गर्भवती स्त्री की देखभाल, जन्म के बाद देखभाल, शिशु देखभाल आदि जो है कार्यक्रम किए जाते हैं। इसमें जनन तंत्र के संक्रमणों की रोकथाम, व्यापक टीकाकरण। अब अगला क्या देखिए आप, रणनीतियां इसकी।
रणनीतियों में कई तरह की बातें हैं, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और तमाम तरह के मतलब जो है सरकार द्वारा अभियान चलाए जाते हैं जिसमें कि लोगों को जानकारी मिलती है। सिलेबस में आप पढ़ रहे हैं जनन तंत्र, ठीक है, किशोरों वयस्कों में यौन संचित रोग जानकारी, समाज के सभी वर्गों में लैंगिक समानता, अंधविश्वासों कुरीतियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर उनका उन्मूलन करना, ठीक है, लोगों की जनन संबंधी सभी आवश्यकताओं से सुरक्षित सगर्भता, प्रेगनेंसी, सुरक्षित प्रसव, अच्छी देखभाल आदि सबका समावेश करना, विवाहित जोड़ों या विवाह योग्य आयु वर्ग के सभी लोगों को गर्भ धारण, गर्भ निरोध, सगर्भता, प्रसव, शिशु देखभाल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, जनता को जनसंख्या विस्फोट से जुड़ी समस्याओं की जानकारी देना, यौन अपराधों पर रोक, बाल टीकाकरण कार्यक्रम और सबसे खास बात भ्रूण लिंग परीक्षण तकनीकों पर पूर्ण रोक लगाना। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रोग्राम का। जनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब इसके लिए पर्याप्त भौतिक साधन हो, व्यावसायिक विशेषज्ञता हो, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो आदि की, तो जो है इनके प्रयास हमें सफलतापूर्वक मिल सकते हैं। अब कमियां क्या है, वो कमियां हैं आगे लिखा हुआ कमियां। आर्थिक संसाधन, मानव संसाधन, जनमानस तक इसकी पहुंच न होना, भौतिक कमी, जनमानस की में जागरूकता की कमी और प्रसवेत्तर देखभाल की अपर्याप्तता, ये सब चीजें हैं। जनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां देखो, आगे लिखा उपलब्धियां, लास्ट में है उपलब्धियां। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी हुई, लोगों ने छोटे परिवारों को अपनाना प्रारंभ किया, यौन संबंधित रोगों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी, इन रोगों की जांच व उपचार की सुविधाएं बढ़ी, चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या में वृद्धि हुई, बंद दंपतियों की जांच और उनके संतान पैदा करने के अवसर बढ़े, जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। ये सब चीजें जो हैं वो आपने इसमें देखी, ठीक है। अब बाकी बात जो है जनसंख्या विस्फोट द्वारा ये कल बात करेंगे इस बारे में।